After going through this video, you will be able to explain the rest parameter with the help of an example, spread operator with the help of an example. रेस्ट पैरामीटर्स जावास्क्रिप्ट में 2015 में इंक्लूड किए गए थे और इनकी हेल्प से हम इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं जो एरे के फॉर्म में फंक्शन में पास्ड होते हैं। ये 3 डॉट से डिनोट होते हैं जिन्हें वेरिएबल के नाम से पहले ऐड किया जाता है। लेट अस इलेबोरेट इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है कैलकुलेट सम और इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में हमने रेस्ट पैरामीटर को यूज किया है नेम्ड args। नो मैटर हम कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, इट कैन बी 2, 10, 100 और इवन 1000। रेस्ट पैरामीटर की हेल्प से ये सारी आर्ग्यूमेंट्स एक सिंगल एरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम डिफाइंड फंक्शन कैलकुलेट सम के रोल पर आते हैं। इसका रोल है फंक्शन में पास हो रही सारी आर्ग्यूमेंट्स के सम को कैलकुलेट करना। अब इस फंक्शन के अंदर हम फॉर ईच मेथड को यूज करके कलेक्टेड एरे के थ्रू आइटरेट कर रहे हैं और एरे के सारे एलिमेंट्स के सम को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस कोड का आउटपुट होना चाहिए 24 स्पेस 35। चलिए कोड को रन करते हैं और इस आउटपुट को वैलिडेट करते हैं। इट मैच्ड विद द वन वी हैव कैलकुलेटेड। तो ऐसे हम रेस्ट पैरामीटर को यूज करके इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ स्पेशल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट सम फंक्शन के लिए डिफाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल a और b। तो क्या हम ऐसे केस के लिए भी रेस्ट पैरामीटर को यूज कर सकते हैं? वेल, द आंसर इज यस। हम रेस्ट पैरामीटर्स से पहले कुछ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स लिखकर आर्ग्यूमेंट्स को एरे के फॉर्म में पार्शली कलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। तो पहले हमने ऑलरेडी कैलकुलेट सम फंक्शन में a और b आर्ग्यूमेंट्स को ऐड किया है। अब अगर हम फंक्शन बॉडी को देखेंगे तो हम a और b आर्ग्यूमेंट्स को कहीं पास नहीं कर रहे हैं एंड इट मेक्स नो सेंस। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को सम में इंक्लूड करने के लिए हमें इस जीरो को a प्लस b में चेंज करना होगा। अब ये इंश्योर करेगा कि आर्ग्यूमेंट्स a और b एरे में ऐड हो रहे हैं। बाकी का कोड ऐसे ही रहेगा और अगर हम आउटपुट को फिर से चेक करेंगे तो वो उतना ही रहेगा जितना हमने पहले कैलकुलेट किया था। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर हम यहाँ पर कोड को चेंज ना करें, दैट इज लेट सम इक्वल टू 0 एंड नॉट a प्लस b, तो क्या आप ऐसे केस में आउटपुट को गेस कर सकते हैं? यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट। अगर आपने इसे 16 और 27 गेस किया है, यू आर करेक्ट और इसका मतलब है कि आप कोड का लॉजिक समझ गए हैं। अब आप ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि हम इस आउटपुट पर कैसे पहुंचे। तो यहाँ पर और यहाँ पर पहली दो वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स a और b की हैं रिस्पेक्टिवली, और क्योंकि हम इन आर्ग्यूमेंट्स को अपने कोड में और कहीं पर भी पास नहीं कर रहे हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स ऐड नहीं होंगी। इसका मतलब है कि ये दो नंबर्स और ये 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें आउटपुट 16 और 27 मिला है। अब चलिए स्प्रेड ऑपरेटर्स पर चलते हैं। एक स्प्रेड ऑपरेटर वेरिएबल को एक से ज्यादा वेरिएबल्स में स्प्रेड या एक्सपेंड करता है और वो एरे को उसके एलिमेंट्स में स्प्रेड करता है। इसे भी वेरिएबल नेम से पहले 3 डॉट से डिनोट करते हैं। चलिए इसे इस कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने ऑड और इवन दो एरेज को डिफाइन किया है। ऑड एरे पहले 5 ऑड नंबर्स को स्टोर करेगा और इवन एरे पहले 5 इवन नंबर्स को स्टोर करेगा। What we want to do is कि हमें इन दोनों एरेज को कंबाइन करके एक सिंगल एरे बनाना है नेम्ड नंबर्स। तो इसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं। ट्रिपल डॉट ऑड स्प्रेड ऑपरेटर ऑड एरे को उसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेगा और सेम चीज ट्रिपल डॉट इवन स्प्रेड ऑपरेटर करेगा। नेक्स्ट एक न्यू एरे बनाने के लिए वी हैव पुट बोथ दीज एरेज टुगेदर और हम उसे वेरिएबल नंबर्स में स्टोर कर रहे हैं। और फिर फॉर ईच मेथड को यूज करके हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट चेक करने से पहले आई वुड लाइक कि आप कोड की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अपना आउटपुट जॉट डाउन कर लें। तो आउटपुट है 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 एंड 10। दैट इज पहले सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हुए हैं और फिर इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। इसके साथ हम वीडियो और टॉपिक के एंड पर आ गए हैं। Hope you are having fun and practicing what is being taught. See you in the next topic. Bye.